नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोटिंग और काउंटिंग से पहले ही कांग्रेस ने ठोक दी जीत की ताल और रिजल्ट में बताया कांग्रेस को सबसे आगे, जिसके बाद उड़ गई है भाजपा की नींद। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में कांग्रेस की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार होंगी प्रियंका गांधी और इंटरव्यू में दिए इसके बड़े संकेत, जिसके बाद 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस कमर कस चुकी है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी और अमित शाह एमपी में नहीं करेंगे प्रचार, सिंधिया को मिली वादा खिलाफी की सजा। और आपको बता दें कि नीचे धकेले जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया को घेरा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बाद दोबारा मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटे बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ना वोटिंग ना काउंटिंग, रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने ठोक दी जीत की ताल, उड़ी बीजेपी की नींद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी जीत की ताल ठोक रहे हैं, साथ ही एक दूसरे की हार की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। जहां बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिल पाएगी, वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की हार का दावा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर लिखा गया कि ताजा सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद, एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 28, बीजेपी 0, अन्य 0। वहीं दूसरे ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि जब लोकतंत्र कलंकित होता है, जनता खुद मैदान में आकर मोर्चा संभालती है, जनता की जीत होगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि कांग्रेस किस सर्वे के आधार पर यह आंकड़े पेश कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या पार्टी ने आंतरिक सर्वे करवाया है, आखिर ये आंकड़े कहां से आए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कांग्रेस की मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगी प्रियंका गांधी, एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में दिए संकेत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर बड़ी खबर आई है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने संकेत दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वह मुख्यमंत्री उम्मीदवार बन सकती हैं। प्रियंका गांधी यूपी के मुद्दों को लेकर हमेशा मुखर रही हैं। यूपी में अपराध हो, बेरोजगारी हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, प्रियंका गांधी हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं और योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहती हैं। प्रियंका के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बता दें कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगी है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस 3 दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। पिछले महीने 12 तारीख को कांग्रेस की नई वर्किंग कमेटी गठित की गई थी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी में प्रभारी का कामकाज सौंपा गया था। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। इसी के साथ सक्रिय राजनीति में प्रियंका के सफर का आगाज हो गया, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी असर बेअसर साबित हुई। इस चुनाव में कांग्रेस यूपी में महज एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। बड़ी बात यह थी कि अमेठी से राहुल गांधी भी अपना गढ़ नहीं बचा सके थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी और शाह मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे प्रचार, सिंधिया को फिर नीचे धकेला। जी हां दोस्तों, राज्य की 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अब बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान 30 दिग्गज संभालेंगे। राज्य की 28 सीटों पर होने वाले इस महामुकाबले में पीएम मोदी व गृह मंत्री शाह प्रचार नहीं करेंगे। बीजेपी ने अपनी सूची में फायर ब्रांड नेता उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय, थावर चंद गहलोत आदि नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए इन दिनों चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट 10वां स्थान मिला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी बाहरी नेता को नहीं बुलाया गया है। वहीं दुष्यंत कुमार गौतम को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। ये दिल्ली की कुंडली विधानसभा से प्रत्याशी रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार ने खोला मोर्चा, 15 अक्टूबर को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा मानसून सत्र में लाए गए कृषि कानूनों का लगातार विरोध जारी है। देश भर में विभिन्न जगहों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विरोधों के बीच पंजाब सरकार ने 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताया है, जिसका विरोध करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया
बुलाया गया है। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है, कैबिनेट बैठक में आज हमने केंद्र सरकार के खतरनाक किसान विरोधी कृषि कानूनों का मुकाबला करने के लिए एक कानून लाने के लिए सोमवार 19 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि उनकी सरकार विधेयक, कानूनी और अन्य मार्गों के माध्यम से कृषि कानूनों के विरुद्ध मोर्चा बुलंद करेगी। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वह कृषि कानून को काउंटर करने के लिए राज्य कानून में आवश्यक संशोधन लाने का निर्णय किया गया है, जिसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 15 अक्टूबर को पंजाब सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक होगी, लेकिन इस बैठक से पहले किसानों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वो 14 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय करें। इसके बाद ही आंदोलन खत्म करने को लेकर पंजाब सरकार की डेलीगेशन के साथ 15 अक्टूबर को किसान संगठन मीटिंग करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स पर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला, कहा इसका उद्देश्य सच को छिपाना। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड नाम से एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया था। तब से ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसकी यह कहकर आलोचना करते रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। अब कुछ आरटीआई पर मिले जवाबों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम केयर्स का मकसद सच को छिपाना है। राहुल गांधी ने बुधवार को एक न्यूज रिपोर्ट को शेयर करते हुए ट्वीट किया, पीएम केयर्स सच को छिपाने के लिए है। न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है, पीएमओ ने सरकार के सभी विभागों को पीएम केयर्स फंड को लेकर आरटीआई में पूछे गए सवालों का जवाब देने से रोक दिया है। न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है कि आवेदकों को आरटीआई पर पीएमओ की तरफ से जवाब मिले हैं। पीएम केयर्स प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएमओ से सभी विभागों और मंत्रालयों से कहा है कि वे पीएम केयर्स से जुड़े आरटीआई के जवाब में कोई सूचना न दें। दरअसल पीएम केयर्स फंड के गठन का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के अच्छे इलाज को सुनिश्चित करना, इसे लेकर रिसर्च को बढ़ावा देना है। इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। पीएम केयर्स फंड में दान की गई रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलती है। इतना ही नहीं, विदेशों से मिले दान पर FCRA के तहत भी छूट मिलती है। तेजस्वी बोले, नीतीश ने कोरोना में लोगों को बिहार आने से रोका था, अब जनता उन्हें विधानसभा जाने से रोकेगी। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार कोरोना काल में बिहार के लोगों को ही बिहार में घुसने नहीं दे रहे थे, वैसे ही बिहार की जनता भी इस बार नीतीश कुमार को विधानसभा में घुसने नहीं देगी। अपने बड़े भाई और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के नामांकन में भाग लेने पहुंचे तेजस्वी ने ये बातें जिला के रोसड़ा में तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में कही। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। उन्होंने कहा कि हसनपुर के मतदाताओं पर हमको पूरा भरोसा है कि वो मेरे बड़े भाई तेज प्रताप यादव को विजयी बनाकर सदन में भेजने का काम करेंगे। नामांकन के बाद जब पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ हसनपुर के जनता पर चुनाव परिणाम देने की बात कह चुप्पी साध ली। नामांकन के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और तेज प्रताप के समर्थक इतने उत्साहित थे कि उनके सामने सुरक्षा घेरा भी कमजोर पड़ गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन के रोकने के बावजूद भी मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा सुरक्षा घेरा टूट गया। इससे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर बने नामांकन केंद्र पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान तेजस्वी यादव, भोला यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आलोक कुमार मेहता सहित कई बड़े राजद नेता मौजूद रहे। तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से हसनपुर के मंगलगढ़ पहुंचे थे, जहां पर खुद पहुंचकर तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव अगवानी की और फिर वहां से साथ होकर दोनों भाई नॉमिनेशन करने के लिए रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों के तादाद में समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी तेज प्रताप से आशीर्वाद लेकर तेजस्वी ने भरा पर्चा, बिहार के लिए ली यह सौगंध। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है और नेताओं के नामांकन पत्र भरने का सिलसिला जारी है। बिहार के नेता विपक्ष और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बागडोर संभाल रहे उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बुधवार को वैशाली के राघोपुर सीट से नामांकन किया। नामांकन पत्र भरने के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने अपनी मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पैर छुए, उनके हाथ से दही चीनी खाकर निकले। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई और समस्तीपुर के हसनपुर सीट से उम्मीदवार तेज
तेज प्रताप यादव से भी आशीर्वाद लिया। नामांकन के लिए रवाना होने से पूर्व तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर बिहार को लेकर किए गए अपने प्रण को भी दोहराया। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मैंने सौगंध ली है कि बिहार के हित में सदा कार्य करता रहूंगा। हर बिहारवासी को जब तक उनका हर अधिकार नहीं दिला देता चैन से बैठने वाला नहीं हूं। उन्होंने आगे लिखा, इस सौगंध को पूरा करने के क्रम में आज नामांकन करने जा रहा हूं। परिवर्तन के इस शंखनाद में आपके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद का कांक्षी हूं। बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जहां समस्तीपुर के हसनपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तेजस्वी के नामांकन करने जाने से पहले उनकी मां राबड़ी देवी ने कहा, सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार और पार्टी भी लालू जी को मिस कर रही है। इस दौरान राबड़ी देवी के हाथों में लालू यादव की तस्वीरें भी नजर आई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नित्यानंद राय के बयान पर तेजस्वी का बड़ा हमला, कहा बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी के आतंक पर क्या कहना है। जी हां दोस्तों, बिहार के राघोपुर से दूसरी बार आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने जाने से पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा है कि वे अपने गृह जिले नालंदा से कोई क्षेत्र चुनकर नामांकन करें, हम भी वहीं से नामांकन करेंगे और हरा कर दिखाएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 2012 में भाजपा से अलग हो गए, 2015 में हमारे साथ आ गए और फिर हमसे भी अलग हो गए। अगर इसी तरह की सरकार चाहिए तो बिहार का विकास संभव नहीं है। उनकी ना कोई नीति है, ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई सिद्धांत है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने तय किया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, भले ही हमारी सीट कम आए ज्यादा आए। अगर हम सत्ता में आते हैं तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बताएं कि बेरोजगारी के आतंक, गरीबी के आतंक व भुखमरी के आतंक पर उनका क्या कहना है। नित्यानंद राय ने कहा था कि बिहार में अगर आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर से सफाया किए जा रहे आतंकी बिहार में पनाह लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे यूनियन ने दी देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी, केंद्र सरकार के सामने रखी ये मांग। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे कर्मचारियों के संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने केंद्र सरकार से रेल कर्मियों की लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करने की चेतावनी देते हुए आज यहां कहा कि बोनस की मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। NFIR के महामंत्री डॉक्टर M रघुवैया ने मंगलवार को कहा कि कोरोना संकट के बीच 13 लाख रेल कर्मचारी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर दिन रात मेहनत कर भारतीय रेल को चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि देश भर में रेल कर्मचारियों का करीब 2000 करोड़ रुपए बोनस लंबित है, जिसका भुगतान सरकार की ओर से रेल कर्मचारियों को अभी तक नहीं किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।